हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रवि स्टडी IQ जीके। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी संपूर्ण 2023 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर 19। तो देखिए, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरा 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ, और उसी सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूँगी आप सभी के साथ में पार्ट नंबर 19। ऑलरेडी इसके 18 पार्ट जो है वो अपलोड किए जा चुके हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप जाकर इनको वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और इसमें आप देखिएगा कि टोटल 2400 क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगी और 1800 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और 100 क्वेश्चंस को, जो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का पहला ध्रुवीय मिशन जो कि एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है, जिसको हमने शॉर्ट में कहा है एक्सपोसेट, ये किस स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करें एक्सपोसेट की, यानी कि एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट की, तो इसको लॉन्च करेंगे हम किस स्पेस एजेंसी से? तो ये है आपका इसरो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इसरो। इसने ही लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को किया एक्सपोसेट, जो कि भारत का पहला ध्रुवीय मिशन है। अब ये है तो भारत का पहला, लेकिन अगर हम बात करें दुनिया की, तो दुनिया का ये दूसरा ध्रुवीय मिशन है। पहला किसका आता है? तो पहला आता है नासा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, नासा के इमर्जिंग एक्सरे पोलैरिमीटर एक्सप्लोरर के अलावा एक्सपोसेट दुनिया का दूसरा और भारत का पहला पोलैरिमेट्री मिशन है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड, एक एक्सरे पोलैरिमीटर और दूसरा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग ले जाएगा। मिशन का जीवन काल कितना होगा? तो ये होगा 5 वर्ष। अब यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहला तो ये कि एक्सपोसेट को लॉन्च कब किया है? तो ये लॉन्च किया है 1 जनवरी 2024 को। किसने किया है? इसरो ने किया है। और ये भारत का पहला है, लेकिन दुनिया का दूसरा। अब ये दुनिया का दूसरा, तो दुनिया का पहला कौन सा है? तो दुनिया का पहला जो ये मिशन है ये है नासा की तरफ से, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और इसका नाम है IXPE, जिसकी फुल फॉर्म है इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है। और इस मिशन का जीवन काल कितना होने वाला है? तो ये होगा आपका 5 वर्ष, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर, तो ये बनी है दिशा नायक। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, दिशा नायक की अगर हम बात करें तो क्रैश फायर टेंडर संचालित करने वाली भारत की पहली प्रमाणित महिला फाइटर ये बन गई हैं। अब देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो डेफिनेटली वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। हालांकि रवि सर ने एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाई है जिसमें सभी चर्चित महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया है, तो जल्द ही आपको वो भी देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही में भारत में जितनी पहली महिला अपॉइंट हुई हैं या कोई भी भारत में पहला काम किसी महिला के द्वारा किया गया है, उन सबको भी हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहेगा, भारत की पहली महिला फायर फाइटर ये बनी है दिशा नायक, जो कहाँ से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है गोवा से। अगला क्वेश्चन है आपका, एड्रे राजो अलीना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें एड्रे राजो अलीना की, तो ये वापस से चुने गए हैं किस देश के राष्ट्रपति? तो ये है मेडागास्कर के। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि मेडागास्कर के फिर से राष्ट्रपति ये चुने गए हैं एड्रे राजो अलीना। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, अगर हम बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर अफ्रीकी का दक्षिणी पूर्वी तट पर एक स्थित द्वीप देश है, जिसकी राजधानी है एंतानानारिवो, और यहाँ की मुद्रा ये है मालागसी एरी यरी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि ADC कौन बनी है? तो देखिए, भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर यानी कि ADC तो ये बनी है मनीषा पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, उड़ीसा की IAF स्क्वाड्रन लीडर है मनीषा पांडे, इन्हें भारत की पहली महिला एडजुटेंट कमांडर ये नियुक्त किया गया है। और मिजोरम के राज्यपाल जो हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति, इन्होंने ADC पद पर इन्हें नियुक्त किया है। और ये आप ध्यान रखेंगे, ADC क्या होती है? तो ADC एक सम्मान की उपाधि होती है जो मिली है किसको? मनीषा पांडे को।
अगला क्वेश्चन है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इनका नाम है कंचन देवी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक ये बनी है कंचन देवी। अगर हम बात करें ICFRE की यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1986 में और इसका मुख्यालय ये आपको देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, और देहरादून में आपको एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसी से संबंधित है, तो ये है आपका FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO परिषद के 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है और इस श्रेणी में भारत के साथ जो शामिल हैं वो हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अगर हम बात करते हैं IMO की यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। सदस्य देश हैं इसके 175 और उसी के साथ में 3 सहयोगी सदस्य हैं। और भारत कब शामिल हुआ था? तो ये हुआ था 1959 में, यानी कि स्थापना के अगले ही साल जो है भारत इसका सदस्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि है निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो ये भारतीय बने हैं डॉक्टर सैयदाना मुफद्दल सैफुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख हैं ये, और इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया जाएगा। पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ये कौन थे? तो इनका नाम था मोरारजी देसाई और इन्हें ये सम्मान मिला था 1990 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो ये स्थापित किया गया है आपका कहाँ पर? तो इसकी स्थापना ये हुई थी आपकी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इस सेंटर में 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने और 6G पर रिसर्च किया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो 30 करोड़ रुपए की लागत के साथ IIT रुड़की के सहारनपुर कैंपस में स्थापित किया जाएगा। अब IIT रुड़की ये तो आपका उत्तराखंड में हुआ, लेकिन उत्तराखंड और यूपी का जो बॉर्डर है वो मैच करता है, मतलब बाउंड्री शेयर करता है, तो उसी के सहारनपुर कैंपस में ये जो है स्थापित किया जाएगा। इस पहल से फ़ायदा क्या होगा? तो इस पहल से फ़ायदा ये होगा कि दूर संचार के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा यहाँ मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया के पहले धूम्रपान प्रबंधित कानून 2022 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो देखिए न्यूजीलैंड की नई चुनी गई जो सरकार है उसमें प्रधानमंत्री बने हैं कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। तो उसी की नेतृत्व वाली सरकार ने धन जुटाने के लिए दुनिया के पहले धूम्रपान प्रतिबंध कानून जो कि 2022 को समाप्त कर दिया गया है। और पिछले साल अगर हम बात करें यानी कि दिसंबर 2022 में जेसिका अर्डन जो तब वहाँ की सरकार ने युवाओं के सिगरेट पीने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था, और इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग किसी भी तरह के धूम्रपान उत्पाद नहीं खरीद सकते हैं। और इस कानून में प्रावधान किया गया कि 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे किसी भी युवा को तंबाकू कभी नहीं बेचा जाएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अभी नए जो प्रधानमंत्री बने न्यूजीलैंड के वो कौन है? तो वो हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व अभ्यारण्य ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा लद्दाख में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए डाई स्काई रिजर्व एक विशिष्ट रात्रि वातावरण और तारों भरी रातों वाली सार्वजनिक या निजी भूमि है जिसे प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदारी से विकसित किया गया है।
इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन यूएस आधारित गैर लाभकारी संस्था एक भूमि को डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित करती है। ये भी आप याद रखेंगे। अब ये देखिए पहली चीज़ हुई है तो अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एशिया का पहला है नाइट स्काई रिजर्व जो कि है आपका लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए प्रणव माई फादर अ डॉटर रिमेंबर ये जो पुस्तक है ये लिखी है समष्टा मुखर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम बात करें प्रणब मुखर्जी की तो 2012 से लेकर 2017 तक ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि जो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक है उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य ये बना है आपका उत्तर प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला, इन्हीं के द्वारा एक बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट ये जारी की गई है और इस रिपोर्ट में अलग अलग जो है चीज़ों को लेकर रैंक दी गई है, जैसे कि दूध के लिए यानी कि मिल्क के लिए, अंडे के लिए, मांस के लिए और ऊन के लिए। अगर हम बात करें दूध की तो टॉप पर आता है उत्तर प्रदेश, आपको यही ध्यान रखना है। अंडे की अगर हम बात करें तो टॉप पर आता है आंध्र प्रदेश। मांस की बात करें तो अगेन टॉप पर है उत्तर प्रदेश और ऊन की अगर हम बात करें तो टॉप पर आता है आपका राजस्थान। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे टॉप पर है और राजस्थान की बात करें तो एरिया के हिसाब से यानी कि कितना एरिया वो कवर करता है उसके हिसाब से ये टॉप पर आता है। फिर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LAC तेजस को उड़ाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब यहाँ पे आप उड़ाने वाले समझें या फिर इसमें उड़ान भरने वाले समझें, क्योंकि कई बार अलग अलग जगह ये चीज़ मेंशन की गई है। तो ध्यान रखना कि LAC तेजस से जो संबंधित हैं ये है नरेंद्र मोदी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को किस पारंपरिक तरीके से बाहर निकाला गया है? तो देखिए सिलक्यारा टनल और ये जो न्यूज़ थी 41 मजदूरों को लेकर काफ़ी न्यूज़ में थी, उत्तराखंड की न्यूज़ है। तो इसमें जो एक बेसिक यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ये है आपका कौन सा? रेड होल माइनिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, कई बार आप सोचते हो कि हम इतना पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आजकल जो पेपर आ रहे हैं ना उसमें काफ़ी डीप में पूछ लेते हैं। अब यहाँ पर आपने सुना है सिलक्यारा टनल के बारे में, आप दुनिया भर के टनल पढ़ के जाएंगे, अटल टनल, ये टनल, वो टनल, लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि थोड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अब सिलक्यारा टनल न्यूज़ में थी तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि सिलक्यारा टनल ये किस राज्य में है। अब 10 बच्चे ने अगर ये न्यूज़ नहीं पढ़ी है और अगर उसने अच्छे से टनल के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए स्टैटिक पोर्शन भी आपको पता होना चाहिए कि सिलक्यारा टनल ये स्थित है उत्तराखंड में और 41 मजदूर जो फंसे थे उनको किस टेक्निक से बाहर निकाला था? तो ये था आपका रेड होल माइनिंग। ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए रेड होल माइनिंग एक मैनुअल कोयला निष्कर्षण की एक विधि है जिसमें ज़मीन में संकीर्ण और गड्ढे खोदना शामिल होता है। सिलक्यारा टनल की अगर हम बात करें तो ये सिलक्यारा डंडल गांव सुरंग, सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच में निर्माणाधीन 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और ये जो बेसिक है ना मतलब ये जो सिलक्यारा टनल है ये 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है जो कि 4 पवित्र हिंदू स्थलों को आपस में जोड़ती है। फिर प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जो एक ऐप है EMA बैंक, ये योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की है ये करी है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका उद्देश्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उद्देश्य है राज्य की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में CSP प्लस आउटलेट्स के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना। किस राज्य का इनिशिएटिव है? तो ये है आपका उड़ीसा का। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर सैन्य साहित्य महोत्सव 2024 की मेजबानी ये कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा अमृतसर जो कि पंजाब में है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना और युवाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका की गहरी समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना।
अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे ये घोषित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नवंबर को यूपी की सरकार ने नो नॉनवेज डे घोषित किया है। तो उस दिन किस महापुरुष की जयंती होती है? तो उस दिन होती है साधु TL वासवानी की जयंती। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यूपी के जितने भी एग्जाम्स हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर है, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सोलिकी किस राज्य या फिर यूटी में चलाया है? तो देखिए, अगर हम बात करें ऑपरेशन सोलिकी तो ये चला है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर है, एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला जो कि है बाली यात्रा का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो बाली से आप तुरंत समझ जाना चाहिए बाली यात्रा, तो ये होगी आपकी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, बाली यात्रा को बाली यात्रा या बोईता वंदना के नाम से भी हम जानते हैं। आपके पास बाली यात्रा है या बोईता वंदना है तो सेम ही बात है। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में कटक शहर में महानदी के गडगाडिया घाट पर इसका आयोजन किया जाता है। फिर है, भारत बायोटेक ने वैक्सीन अनुसंधान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं सिडनी विश्वविद्यालय के साथ में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर है, 21 नवंबर 2023 में क्राकाटाउ ज्वालामुखी में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये जो ज्वालामुखी है ये आपका है कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, क्राकाटोआ या क्राकाटाउआ तो दोनों ही सेम मतलब है। ये एक ज्वालामुखी द्वीप है जो इंडोनेशिया प्रांत के लामपुंग में जावा और सुमात्रा के द्वीपों के बीच में स्थित है। फिर एक, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे बड़े पर्यटक जहाज क्लासिक इंपीरियल का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 26 मार्च 2020 को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। शुभारंभ की बात करें तो मैं बता चुकी हूँ 26 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है लेकिन नोडल मंत्रालय इसका कौन सा है? तो ये है इसका वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है आपका, दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ ये किसने किया है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल का शुभारंभ ये किया है स्मृति जुबिन ईरानी जो कि है हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर नवंबर 2023 में किस कंपनी को विविधता और समावेशन में नियुक्तियों के लिए एसोचैम द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है RECL को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर है, भारत की सबसे बड़ी 287 किलोमीटर लंबी सर्कुलर रेलवे की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर बेंगलुरु में बन रहा सर्कुलर रेलवे ने चेन्नई की सर्कुलर रेलवे को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है और चेन्नई की सर्कुलर रेलवे की लंबाई ये है 235 किलोमीटर और ये जो है 7 रेलवे ट्रैकों को पूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, ये भी आप याद रखेंगे। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2023 भारत और किस देश की थल सेना के बीच में आयोजित हुआ है? तो देखिए, सूर्य किरण अगर एक्सरसाइज की हम बात करें तो ये हुई है भारत और नेपाल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। आयोजन स्थल तो ये था पिथौरागढ़ उत्तराखंड में और संस्करण तो ये था इसका 17वां। फिर 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया एंडलेस बॉर्डर को। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अब्बास अमीनी के द्वारा निर्देशित फारसी फिल्म है एंडलेस बॉर्डर को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार ये मिला है। फिर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ये हुआ है वाडीनार गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा वाडीनार यानी कि कच्छ की खाड़ी गुजरात में 9वां राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास यानी कि नेटपो लरिक्स
9th एक अभ्यास ये किया गया है और यह अभ्यास केंद्रीय और तटीय राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, बंदरगाहों, तेल प्रबंधन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग यहाँ पर लिया है। फिर बंधन बैंक ने एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो फिर से नियुक्त किया है चंद्रशेखर घोष को। ऑप्शन नंबर बी, ये आप ध्यान रखेंगे। बंधन बैंक की अगर हम बात करें, स्थापना हुई थी 2001 में और मुख्यालय है इसका कोलकाता में। फिर हम बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी ने H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप कहाँ देखा गया? तो ये देखा गया है कहाँ पर? ये देखा है आपका चाइना में। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है ये वायरस का नाम। H9N2 वायरस इन्फ्लुएंजा एक वायरस प्रजाति का प्रकार है जो 1992 के बाद में H9N2 वायरस से मानव संक्रमण के कुल 86 मामले दर्ज किए गए हैं। इसका संक्रमण सामान्यतः सर्दी के मौसम में अधिक गंभीर होता है जो महामारी का कारण भी बन सकता है। पहली बार अगर हम बात करें तो ये मिला था तुर्की में, कब? 1966 में। अगला क्वेश्चन है आपका, BBC 100 वुमेन 2023 की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो जिन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है इनका नाम है क्या? ये है आरती कुमार राव जो कि एक फोटोग्राफर है, दिया मिर्जा जो कि एक अभिनेत्री है, हरमनप्रीत कौर जो कि क्रिकेटर हैं और जस्टुनमा टेंजिन पाल्मो जो कि एक बौद्ध नन है। इन सभी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है ये आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी A, B, C एंड D। फिर पैरा एशिया तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो उसमें रहा है भारत पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इसमें आप ये देख रहे हैं, ये हैं शीतल देवी और इन्हें ये अर्जुन अवार्ड मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बिना हाथ से अर्जुन अवार्ड पाने वाली, मतलब बिना हाथ की ये आर्चर है और ये ऐसा अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है और कुल मिलाकर 9 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है, 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। और आयोजन स्थल ये हुआ था आपका बैंकॉक, थाईलैंड में। फिर है किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स के द्वारा प्रतिष्ठित प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 79वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अनाहत सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किस राज्य का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर है कि इसकी एक्सप्लेनेशन की उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स लगेंगे, जिसके जरिए 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी। फिर है वर्ष 2023 के लिए डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड की, तो ये सम्मानित किया गया है सी राजकुमार को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सी राजकुमार वर्तमान में क्या है, तो ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा रशिया। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, लास्ट टाइम जो ये मेजबानी थी ये करी थी किसने? साउथ अफ्रीका ने। तो ऑर्डर के हिसाब से तो नाम आना चाहिए ब्राज़ील का, लेकिन ब्राज़ील जो है G20 यानी कि G21 को भी होस्ट करेगा, तो एक साथ ये 2 बड़े इन सम्मेलन को होस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए जो ये अब होस्ट करेगा तो ये करेगा कौन? रशिया। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल हुए हैं, ये आप मुझे बताओगे, और अब कितने कंट्रीज़ हैं टोटल हो चुकी हैं, इनके बारे में भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिकी अभिनेता है माइकल डगलस, ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अब ये हुए कहाँ पर थे? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये हुए थे आपके गोवा में, ये भी आपको ध्यान रखना है।
फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4-15B स्लीथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक परियोजनाओं में तीसरे यार्ड 12706 इम्फाल का अनावरण ये कहाँ किया है? तो इसका अनावरण ये किया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस युद्धपोत का डिज़ाइन भारतीय नौसेना युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो ने किया है और इसका निर्माण ये मंचगांव डॉकशिप बिल्डर्स ने किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका आधार है 5474 टन, लंबाई है इसकी 164 मीटर, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण खरीदने के लिए किस विनिर्माण कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो ये किया है भेल के साथ, जो कि हरिद्वार BHEL। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन ये कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए इस सम्मेलन का आयोजन ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान यानी कि ICAI ने किया है, जिसकी थीम है कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यूज़। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने भारत में बच्चों को खसरा और रूबेला से बचाने के लिए किस वैक्सीन को लॉन्च किया है? तो ये किया है मबेला को। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। मबेला की अगर हम बात करें तो 2 खुराक वाली इंजेक्शन ये वैक्सीन है, और जहाँ पहली खुराक ये 9 महीने की उम्र में दी जानी है, वहीं दूसरी खुराक की अगर हम बात करें तो ये दी जाएगी 16 से लेकर 24 महीने की उम्र में। फिर किस देश ने 1 दिसंबर 2023 से भारतीय नागरिकों को 1 महीने देश में बिना वीज़ा की एंट्री की सुविधा ये प्रदान की है? तो ये की है किसने? मलेशिया ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों ने भी भारतीय नागरिकों को वीज़ा फ्री एंट्री का यहाँ पे ऐलान कर चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची पंचधातु कांस्य प्रतिमा का अनावरण ये किसने किया है? तो इसका अनावरण किया गया है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए संविधान दिवस जो हम हर साल मनाते हैं 26 नवंबर को, तो उसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर के भीतर भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 7 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया है। फिर किस मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म जो कि है साथी ये लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IIT कानपुर के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथी की फुल फॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इस पोर्टल से उन स्टूडेंट्स को JEE और नीट एग्ज़ाम की तैयारी में मदद मिलेगी जो कोचिंग की महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस के साथ में संपीड़ित बायोगैस का अनिवार्य मिश्रण को कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अप्रैल 2025 से। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए वाहनों में इस्तेमाल होने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाली PNG में अप्रैल 2025 से 1% बायोगैस मिश्रित की जाएगी, और इसके बाद में 2028-29 तक इसे 5% तक बढ़ाया जाएगा। फिर किस राज्य के ओना टुकारो एलू तिल को GI टैग दिया गया है? तो ये दिया गया है केरल के तिल को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर विश्व 6 रेड महिला चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विद्या पिल्लई को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें, विद्या पिल्लई ने भारत फाइनल में अनुपमा रामचंद्रन को 4-1 फ्रेम से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आयोजन स्थल की बात करें तो ये हो रहे थे दोहा कतर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बैडमिंटन टूर्नामेंट चाइना मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोडाई नारा ओका ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो कि बिलोंग करते हैं जापान से। वही महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में ये खिताब जीता है चेन यूफई ने, जो कि चाइना से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये रहा कि अन्य विजेताओं की बात करें तो महिला में है चेन यूफई जो कि चाइना से, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारी PDF है ये आप परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कीजिए जो कि है www.ravibookspdf.com।
अब इसमें देखिए क्या रहेगा, आपको 5000 से प्लस यहाँ पर पॉलिटी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसके हेल्प से आपका पूरा पॉलिटी यहाँ पर कवर हो जाएगा। और एक है आपका रहेगा करंट अफेयर 2023, जिसमें आपका पूरा लास्ट 12 मंथ का यहाँ पर पूरा कंपाइलेशन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेडीज़ यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है आपका अदिति अशोक ने, जो कि भारत से है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए ये अलग भाषा का नाम है, जिस कंट्री ने ये दिया गया है उसी के मतलब लैंग्वेज में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है। लेडीज़ यूरोपियन टूर सीजन एंडिंग इवेंट ये जीता है किसने? अदिति अशोक ने, जो कि भारत से हैं। अब देखिए अदिति अशोक ने नीदरलैंड की एनी वैन डैम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और लेडीज़ यूरोपियन टूर सीजन इवेंट एक गोल्फ का टूर्नामेंट होता है और इसका आयोजन स्थल ये हुआ था आपका स्पेन में। फिर एशिया के सबसे बड़े खेल फिटनेस और वेलनेस एक्सपो, जो कि है आपका FITE एक्सपो यानी कि फिट एक्सपो इंडिया 2023 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर एक केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने हेमफेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया है इन्होंने कहाँ पर? इसका सही आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए हेमफेस्ट 2023 राष्ट्रीय संचार और रेडियो सम्मेलन है, जिसकी शुरुआत की गई थी साल 1991 में। फिर फोटो जर्नलिस्ट जयवरीलाल मेहता का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किए गए थे 2018 में। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही होगा। फिर है उत्तर प्रदेश के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी ये कौन सी बनी है? तो ये बनी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी, जो 2024 के अंत तक चालू होने वाली है। फिर हेल्थ के संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? सुंगति सुंदरराज को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए सुंगति सुंदरराज को नई दिल्ली में चल रहे इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशन फेस्टिवल में ये अवार्ड मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी कि 2023 का जो 42वां संस्करण है, किस राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है आपका किसने? उड़ीसा पवेलियन ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उड़ीसा पवेलियन ने यहाँ पर जीता है गोल्ड। वहीं बात करें सिल्वर की तो असम पवेलियन ने, और वहीं बात करें कांसी की तो जीता है राजस्थान पवेलियन ने। फिर सोमेश्वर सुंदरेशन ने किस न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में। ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो भुवनेश्वर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 29 नवंबर को। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। महत्व क्या है इसका? तो बेसिकली जागरूकता बढ़ाने के लिए हम हर साल इसको मनाते हैं 29 नवंबर को। और जगुआर की अगर हम बात करें तो अमेरिका की सबसे बड़ी जंगली बिल्लियां हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ने माना जा सकता है। फिर 54वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2023 में किस फिल्म को प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला है? तो ये मिला है किसको? ड्रिफ्ट को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो इस फिल्म का निर्देशन ये किया था एंथोनी चेन ने, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर वर्ष 2023 में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड टूर सुपर 300 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन ये हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है पंचायत ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। किस मंत्रालय को 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है आयुष मंत्रालय को। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
फिर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है किसको? राम सिंह को, जो कि बिलोंग करते हैं हरियाणा से। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की बात अगर हम करें तो ये पशुधन और डेयरी उद्योगों में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है और यह पुरस्कार केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने असम के गुवाहाटी में प्रदान किया है। फिर एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आधारशिला रखी गई है ओडिशा के जटनी में। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के युवा कैडर की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस की आधारशिला यहाँ पर रखी है। फिर ISSF विश्व कप फाइनल 2023 में 25 मीटर रैपिड फायर में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अनीश भनवाला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आयोजन स्थल की बात करें तो ये है दोहा, कतर में। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नानसेन पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता अब्दुल्लाही मिरे ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर छात्रों की सहायता के लिए मिशन दक्ष किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है बिहार सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी। तो बिहार सरकार ने राज्य में संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों को समर्थन करने के उद्देश्य से मिशन दक्ष नामक एक पहल की शुरुआत की है। और इसमें बेसिकली क्या होगा कि मिशन दक्ष में ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण, यह पहल राज्य भर में कक्षा 3 से लेकर 8 की छात्रों को विशेष हिंदी, गणित और अंग्रेजी कक्षाओं प्रदान करने के पर ये जो है केंद्रित है। फिर किस एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया में पहली बार कुकिंग ऑयल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर 100% सतत विमानन ईंधन से उड़ान भरी है? तो ये है आपकी वर्जिन अटलांटिक। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वर्जिन अटलांटिक की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से अटलांटिक महासागर को पार कर अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित JFK एयरपोर्ट तक ये उड़ान भरी है और इसमें पूरी तरीके से 100% सतत विमानन ईंधन से उड़ान यहाँ पर भरी गई है। फिर है विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एड्स दिवस ये मनता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम है इसकी लेट्स कम्युनिटीज लीड। और इस दिन का उद्देश्य क्या होता है? तो लोगों के बीच में इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ताकि लोग HIV और एड्स जैसी समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। फिर किस भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी को वर्ष 2023 में एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है? तो ये चुनी गई है शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारतीय पैरा तीरंदाज खिलाड़ी है शीतल देवी ने रियाद में एशियाई पुरस्कारों के 4थे संस्करण में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जीता है और शीतल देवी ये बिलोंग करती है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? तो ये अभियान है PM जनमन। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जनमन का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है, जो कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस पर इसका अभियान की घोषणा की गई थी। फिर वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है अर्शिया सत्तार को। ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, अर्शिया सत्तार को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मार्थो द्वारा प्रदान किया गया है और नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पंजाब ने बेसिकली किसको हराया? तो पंजाब ने यहाँ पर हरियाणा को पेनल्टी शूटआउट में हराकर 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब ये अपने नाम किया। आयोजन स्थल की बात करें तो ये था आपका चेन्नई, तमिलनाडु में। फिर जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव ये बने हैं अटल डुल्लू। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो है आर्टिकल 370 का आपने काफ़ी नाम सुना होगा, तो उसी के ख़त्म होने के बाद में ये एक यूटी बन गया था। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी इसकी दो है, एक है शीतकालीन और एक है ग्रीष्मकालीन। शीतकालीन ये है जम्मू और ग्रीष्मकालीन तो ये है श्रीनगर। और यहाँ के अगर हम उपराज्यपाल की बात करें तो ये है मनोज सिन्हा। फिर है भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध 2 संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। इस संग्रहालय का नाम हवाई मार्ग के नाम पर रखा गया है और यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेनाओं के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एशिया का दूसरा संग्रहालय है। हम्प मार्ग ये अरुणाचल प्रदेश, असम, तिब्बत, यूनान और म्यांमार के क्षेत्रों से होकर गुजरता है। फिर केंद्र सरकार और किस राज्य सरकार ने विद्रोही समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं मणिपुर ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मणिपुर का सबसे पुराना घाटी आधारित विद्रोह समूह है। फिर है भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नारायण शाद्री, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें IDRCL तो फुल फॉर्म है इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। फिर है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था 1973 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर है वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है ट्विंकल खन्ना ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस ये हम कब मनाते हैं? तो ये मनाया गया है 30 नवंबर को, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, UN के द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद में इस दिन को मनाया जाता है। फिर है आशन इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम 2023 का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मलेशिया के, और मलेशिया में कहाँ पर? लैंगकावी में, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है OpenAI ने, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब AGI टूल प्रोजेक्ट क्यू ये क्या है? क्यू स्टार बेसिकली तो एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है जो खुद से मैथमेटिक्स के सवालों को हल कर सकता है और ये इंसानों की तरह ही रीजनिंग जैसे प्रॉब्लम्स को हल करने की काबिलियत रखता है। फिर किस देश ने सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए दुनिया के पहले जेन थेरेपी उपचार कैसकेवी को मंजूरी दी है? तो ये दी है मंजूरी ब्रिटेन ने, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, कैसकेवी को वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल यूरोप लिमिटेड और क्रिस्पर थेरेपेटिक्स द्वारा ये किया गया है। इस थेरेपी में रोगी के स्वयं की रक्त स्टेम कोशिका को उपयोग किया जाता है, जिसमें क्रिस्पर Cas9 का उपयोग करके सटीक रूप से संपादित किया जाता है। वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सफीना हुसैन को, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कतर फाउंडेशन के द्वारा भारत की एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका हैं सफीना हुसैन को वाइस 11 सम्मेलन के दौरान में भारत की शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक विषमता को कम करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो इसकी स्थापना हुई थी कतर फाउंडेशन के द्वारा साल 2009 में की गई थी। फिर किस देश ने इसरो के वैज्ञानिक VR ललितांबिका को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, VR ललिता बिंका को यह पुरस्कार भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मर्थो ने प्रदान किया है। और द लीजन ऑफ ऑनर सेविलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर की स्थापना नेपोलियन बोनापार्टे ने की थी साल 1802 में। फिर है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये क्या है? केरल के तिरुवनंतपुरम में, ऑप्शन नंबर डी। थीम इसकी इंपॉर्टेंट है जो कि स्वास्थ्य सेवाओं में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद यानी कि इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। फिर किस संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं DY चंद्रचूड़ और इन्हीं के द्वारा जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो ये है आपका नई दिल्ली में।
और इसमें क्या है, तो इसमें बेसिकली जो कैदियों को रिहा करने के अदालती आदेशों के बारे में जेल अधिकारियों को तुरंत सूचित ये करेगा। फिर नवंबर 2023 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है, तो ये किया है $4 ट्रिलियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरिकों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ किया है, तो ये किया है एम्स देवधर में, ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत भारतीय आवास परियोजना की चरण 4 के तहत किस देश की चाय बागान क्षेत्रों में 10,000 घरों का निर्माण करेगा, तो ये करेगा बेसिकली श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारतीय शहरों के लिए एम्पलीफायर 2.0 पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए। एम्पलीफाई यहाँ पर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस ये हम कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 2 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस व्यक्तियों की तस्करी, यौन शोषण, बालक श्रम, जबरन विवाह को खत्म करने के लिए मनाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर सीमा सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर 2023 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो ये है 59वां, ऑप्शन नंबर बी। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की स्थापना ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 में और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर है विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक मलेरिया के मामले बढ़कर कितने हो गए हैं, तो ये मामले बढ़कर हो गए हैं 249 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए वैश्विक रिपोर्ट में मलेरिया के 95 मामले 29 देशों में हैं, जिसमें 4 मेन हैं जैसे कि नाइजीरिया, कोंगो, युगांडा और मोजाम्बिक। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये करता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO। फिर है GRSA लिमिटेड ने भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया, इस पोत का नाम क्या है, तो इसका नाम है INS संधायक, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मृदा दिवस हम कब मनाते हैं, तो विश्व मृदा दिवस ये हम मनाते हैं 5 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि है सॉइल एंड वाटर आर सोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि मिट्टी और पानी जीवन एक स्रोत। फिर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने 115 मिलियन वर्ष पुराने भारत के पहले अर्ली क्रेटेशियस सार्क जीवाश्मों की खोज कहाँ पर की है, तो ये की है राजस्थान के जैसलमेर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर है 4 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना दिवस किस किले पर यह मनाया गया है, तो 4 दिसंबर को पहले आपको ध्यान रखना है कि इस दिन हम मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस, और ये मनाया गया है इस बार अरब सागर के सिंधु दुर्ग किले पर, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए भारत में 4 दिसंबर को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची सीमा पर हुए साहसी हमलों को याद करने और मान्यता देने के लिए हर साल हम 4 दिसंबर को मनाते हैं नौसेना दिवस। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन जो कि आपके 2023 के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर आए तो उसमें लास्ट आपके 6 महीने तो कहते हैं लेकिन आपको पूरा लास्ट 1 साल का पूरा रिवीजन करना होता है। तो यहाँ पर आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आप सभी पार्ट्स को जाकर एक्सेस कर सकते हैं। सभी पार्ट्स को बस आपको एक बार ही देखना है तो आपको उन सभी क्वेश्चंस को वहाँ पर रिवीजन आपका हो जाएगा और जल्दी इसके आगे के सभी पार्ट्स भी अपलोड कर दिए जाएंगे। टोटल 24 पार्ट ये होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है और अब हम पूछते हैं आपसे टेस्ट के 2 क्वेश्चन जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है आपका प्रणव माई फादर आर डॉटर रिमेंबर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। और दूसरा आपका क्वेश्चन रहेगा कि भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सरे पोलरीमीटेड सैटेलाइट ये किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि लॉन्च कर दिया जा चुका है तो इसका नाम आप बताएंगे। दुनिया का पहला कौन सा था ये भी आप मुझे बताओगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसरो के बारे में जो भी चीज़ें आप सब यहाँ पर मुझे लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा PDF मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप इसको जाकर परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आप इन दोनों ई-बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, ये भी आप इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाकर, जहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा रवि स्टडी IQ GK और ये आपको ऐप वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्विजेज हम सॉल्व कराते हैं तो जिससे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो ये भी आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।